नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये ग्रुप डी का प्रीवियस पेपर है। 17/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल है। इससे पहले हम लोग ग्रुप डी का 5 सेट कर चुके हैं। ये छठा सेट है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा। आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ना, चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। काफी आसान सा ये सवाल है सिंप्लीफिकेशन का, पर ऐसे सवालों को करते समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन पे। कई बार जल्दीबाजी में लोग गलती कर जाता है, पर साइन पे थोड़ा ध्यान रखना है। देखें यार, बार वाला का कैलकुलेशन पहले करते हैं यहाँ से शुरू। जैसे ये +5 और +7 कितना 12। ओके, अब कुछ करना है नहीं, बाएं साइड बढ़ते जाइए, बस साइन पे ध्यान रखिएगा। 6 - 12 क्या होगा, माइनस का 6। 9 में से 6 गया 3, 12 में से 3 गया 9, 15 + 9 24। अब 1/3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 24 में। 1/3 गुना 24, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार, 8 बार। तो बच गया मेरे भाई 56/8। 8 से डिवाइड करिएगा 7 बार, 8 × 7 = 56। ऑप्शन नंबर सी। आसान सा सवाल था। चले आगे। देखें, एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को पता भी होगा पहले से, कि यदि a + b + c, a + b + c बराबर 0 हो तो aq + bq + cq बराबर होता है 3abc। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखना क्या, कि अगर a + b + c बराबर 0, a + b + c बराबर 0, तो aq + bq + cq बराबर होगा 3abc। ओके ना। तो यहाँ पे देखें यार, जब भी क्यूब के फॉर्मेट में सवाल आए ना, तो आप एक बार चेक कर लिया करना कि क्या a + b + c 0 हो रहा क्या। जैसे यहाँ पे अगर इन तीनों टर्म को आप जोड़िएगा तो +a - a कैंसिल, -b + b कैंसिल, +c - c कैंसिल, यानी इन तीनों पदों का योग 0 है। यानी a + b + c 0 है, तो aq + bq + cq बराबर होगा 3a। a यानी a - b, b यानी b - c, c यानी c - a। और बट्टा में यही चीजें सेम एज इट इज दिया हुआ है, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। पर कुछ लोग अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो आप आराम से इसको बेसिक कर सकते हो लिख के चीजों को, कि जैसे a - b को हमने x मान लिया, b - c को y मान लिया, c - a को z मान लिया। तो x बराबर है क्या, a - b, y बराबर है कितना, b - c। सिमिलरली z बराबर क्या है, c - a। अगर इन तीनों को आप ऐड करेंगे, तो x + y + z बराबर क्या होगा, तो +a - a, -b + b, -c + c कैंसिल 0। तो यार x + y + z 0 है, तो x³ + y³ + z³ बराबर क्या होगा, 3xyz। ओके ना। तो देखें यहाँ x³ + y³ + z³ हो जाएगा 3x यानी a - b, y यानी b - c, z यानी c - a, और बट्टा में तो यही चीजें सेम दे रखा है ना एज इट इज, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा कितना, 1। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये काफी आसान सा सवाल है, का निम्न में से कौन सा पूर्ण घन है। तो 8000 देखने से ही पता चल गया यार कि ये 20 का क्यू है। 20 का क्यू कितना, 8000, ऑप्शन बी। अगर अलग कुछ नंबर दिया होता तो कई बार थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो इसने डायरेक्ट दे रखा है ऐसा नंबर जो देखने से ही पता चल गया कि ये 20 का क्यू है, यानी 8000 पूर्ण घन है। देखिए, का sec4 थीटा - sec² थीटा 3 है, tan4 थीटा + tan² थीटा क्या होगा, तो इसका वैल्यू भी 3 होगा। जो दिया सो आंसर हो जाएगा। ऐसा पहले भी हम लोग कई बार कर चुके हैं सवाल। होता क्या है, देखिए, जैसे sec² थीटा यहाँ से आप कॉमन लेंगे ना, तो अंदर बच क्या जाएगा, sec² थीटा -1 बराबर 3 है। अब यार sec² थीटा बराबर होता है 1 + tan² थीटा। सिमिलरली sec² थीटा -1 भी होता है tan² थीटा। ओके, अब इस tan² थीटा से तो दोनों में बारी बारी गुना होगा ना यार,
tan स्क्वायर से यहाँ करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर क्या हो जाएगा tan 4 थीटा बराबर दे रखा है 3 और इसी का तो इसने वैल्यू निकालने को बोला था। तो ये चीज आप ध्यान में भी रख सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर x दिया है और आपसे पूछ रहा हो tan 4 थीटा। काफी सवाल पिछले साल रेलवे में और ऐसे भी हर जगह इस तरह के सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर बनाएंगे तो आपके बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी होगा x के। क्यों होगा तो बेसिक तो आपने देख ही लिया। सिमिलरली यही चीजें आप लोग ध्यान में रखना कॉसेक कॉट के केस में कि कॉसेक 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर अगर x दिया है तो कॉट 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी होगा x एज इट इज। ओके ना, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखें आगे, देखें कहा दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पे आपको दो कंडीशन एंगल ACB ये वाला एंगल आपसे पूछा है। एंगल ACB का कि ये एंगल बताने के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन, ये पहला है और ये दूसरा, इन दोनों में से कौन सा आवश्यक है। तो देखें एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा कि सर जीवा द्वारा, ये जीवा है तो जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला सारा कोण जो है ना ये आपस में बराबर होता है। जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला सारा कोण समान। जैसे कहा एंगल D 60 है, ये वाला एंगल दिया है 60 डिग्री, तो आप बताना जीवा द्वारा परिधि पर एक ही तरफ बनने वाला ये दोनों कोण आपस में समान होगा। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो यार ये एंगल ACB बताएंगे कब, जब आपको एंगल ADB पता होगा। यानी कि इसका जवाब एंगल ACB बताने के लिए आपको दोनों कंडीशन का जरूरत पड़ेगा, यानी दोनों पर्याप्त है, 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। देखिए ये सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आप इसको एंगल A एंगल B का वैल्यू कुछ लेके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिपलेट से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसे ही काफी ये बेसिक सवाल है। थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सवाल बन जाएगा। जैसे यहाँ पे आप एलसीएम तो कुछ लेंगे, एलसीएम कुछ हो जाएगा। अब यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बनेगा साइन A प्लस साइन B इंटू साइन A माइनस साइन B। और आप लोगों को पता है सर A प्लस B इंटू A माइनस B होता है A स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर A माइनस B स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर B। ओके ना, प्लस अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज आ जाएगा कॉस A माइनस कॉस B इंटू कॉस A प्लस कॉस B, तो A माइनस B इंटू A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर B। ओके, अब देखें बट्टा में तो कुछ होगा ही, कुछ होगा पता नहीं क्या होगा। ऊपर में यार साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A लिख सकते हो आप अरेंज करके, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अब माइनस साइन स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर B है, तो माइनस अगर आप कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। ओके ना, और आपको तो पता ही है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होगा 1, साइन स्क्वायर B कॉस स्क्वायर B भी क्या हो जाएगा 1। अब नीचे कुछ भी है, 1 में से 1 गया 0 और नीचे कुछ भी है तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करिएगा, रिजल्ट क्या रहना है 0, तो ऑप्शन A। देखिए का 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है, 4 को केक का क्रमशः इतना इतना हिस्सा मिलता है, केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो यार इन चारों को ऐड करके देख लेते हैं कि इन चारों को मिलाकर टोटल कितना हो गया है। तो 8 6 12 का एलसीएम तो 12 ही रहेगा मेरे भाई, 24 होगा। 8 तिया तो 3, 6 चौक तो 4, 12 दूना 5 दूना 10, 12 दूना 2। अब 10 4 14 3 17 2 17 2 19 बट्टा 24। यार चारों को मिलाकर 19 बट्टा 24 भाग हो गया, तो रिमेनिंग जो बचा होगा वो 5वें दोस्त को मिला होगा। 24 में से 19 उन चारों को बट गया तो बच गया कितना 5 बट्टा 24 भाग, ये 5वें दोस्त को मिला होगा, ऑप्शन बी।
देखें का विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की समायोजित संयोजित गति प्रति घंटा, संयोजित यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बराबर क्या है? तो देखिए यार, स्पीड बराबर आप सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ स्पीड डिस्टेंस है कितना, दोनों ट्रेन के, चूंकि दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है, यानी एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों को अपनी लंबाइयों के योग जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। तो इन दोनों का योग निकालेंगे, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 5 5 10 1 11, 2 और 1 3, यानी 310। बट्टा में टाइम है कितना, 9.3 सेकेंड। अब यार आंसर किलोमीटर पर आवर में मांगा है, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाइएगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। अब एक डेसिमल हटाइएगा, 0 ऊपर चिपक जाएगा, ओके। 3 से काटिएगा, 3 3 9 3 एकम, 3 से काटिएगा 6 बार में, 31 से काटिए 100 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, 20 छक 82 120 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। देखें का निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या का युग्म कौन सा है, यानी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स इसने पूछा है, अभाज्य संख्याओं का युग्म। एक चीज आप ध्यान में रखना है, आप लोगों को ये सवाल कई बार पूछता है और लोग हमेशा गलती कर देता है, क्योंकि उनको लगता है अभाज्य संख्या का युग्म पूछा और उसको लगता है ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 37 भी अभाज्य, 41 भी अभाज्य, 43 भी अभाज्य, 47 भी अभाज्य। तो अभाज्य संख्या का युग्म तो ये चारों है। तो कोई भी नाम लेके मार देता है, अपना सही हुआ तो हुआ, नहीं तो गया काम से। एक चीज आप ध्यान में रखना कि अभाज्य संख्या वैसे दो नंबर जिनके बीच का, वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो वे अभाज्य संख्या का युग्म कहलाते हैं। वैसे फिर से सुनिए, वैसे दो अभाज्य संख्या, वैसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है तो वे अभाज्य संख्या का युग्म कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 और 22 ये 2 प्राइम नंबर है, ओके ना, ये 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या युग्म नहीं बोल रहे, 100 और 22 ये 2 अभाज्य संख्या है। अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाइए, अगर इन दोनों का डिफरेंस 2 आ जाता है, इसका मतलब ये दोनों अभाज्य संख्या का पेयर हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या का क्या है, पेयर हैं। ओके, जैसे आप देखो 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है, आप सबको पता है सर, 2 3 5 7, ओके ना। उसके बाद तो 11 10 के बाद हो जाएगा, बस इतना से ही देख लें। आप देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये अभाज्य संख्या का पेयर नहीं कहलाएंगे। 3 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3 और 5 का डिफरेंस 2 है, यानी ये अभाज्य संख्या का पेयर है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर तो है, दोनों प्राइम नंबर है, पर इनका डिफरेंस 2 भी होना चाहिए। तो 5 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2, यानी 5 और 7 भी प्राइम नंबर का पेयर है। जैसे मान लें 11 से लेकर 20 तक अगर आप बोले तो आप देख पा रहे होंगे सर, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, ओके ना। तो आगे भी और ले लीजिए, 19 के बाद कुछ भी ले लें, 19 के बाद हो जाएगा 23, के बाद हो जाएगा 23 के बाद 24 25 26 27 28 29 हो जाएगा, इस तरह से। तो आप देखें 11 13 का डिफरेंस कितना है, 2, तो ये प्राइम नंबर का पेयर है। 13 और 15 का डिफरेंस कितना है, 2, ये भी प्राइम नंबर का पेयर है। 15 17 का डिफरेंस कितना, 2, ये भी प्राइम नंबर का पेयर है। 17 19 का डिफरेंस 2, ये भी प्राइम नंबर का पेयर है। 19 और 23 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का, तो ये प्राइम नंबर का पेयर नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का, तो ये भी प्राइम नंबर का पेयर नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस अगर 2 हो रहा है, इसका मतलब वे दोनों अभाज्य संख्याओं का युग्म है, ओके ना। तो यहाँ पे देखें 71 और 73 प्राइम नंबर तो दोनों है, पर इनका डिफरेंस कितना है, 2 का है। 3 और 7 का डिफरेंस 4, 37 41 ये दोनों भी प्राइम है, पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4, और इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है, 4।
तो ये प्राइम नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप अगर 2 है तो ये अभाज्य संख्या का युग्म कहलाएगा। ओके ना, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, है काफी छोटा सा सवाल पर कई बार लोग गलती कर देता है ये चीजें अगर जिनको नहीं पता है तो। देखिए आगे का cos स्क्वायर फाई है ये प्लस 1/cosec स्क्वायर फाई। 1/cosec क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस 17 बराबर x। अब यार साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप सबको पता है क्या होता है 1, तो 1 + 17 x बराबर क्या हो गया 18। आपसे बोला x स्क्वायर क्या होगा, तो 18 का स्क्वायर 324, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 2 इनलेट पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भरेगा। का ए जो है पूरा टैंक को 22 घंटे में भरेगा और बी पूरा टैंक को 33 घंटे में भर देगा। 22 और 33 का एलसीएम 66, 22 तिया 33 दूना। आगे का उन्हें एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में दोनों पाइप को कुल कितना घंटा लगेगा। देखें एक टाइम एंड वर्क में इस तरह का आप लोग टाइप पढ़े होइएगा कि जो आदमी काम छोड़कर चला जाता है उसको जाने नहीं देना, उसको बुलाइए और उतना काम एक्स्ट्रा कराइए। जैसे कहा दोनों ने मिलकर काम चालू किया पर एक काम पूरा होने से 3 घंटा पहले चला गया, यानी 3 घंटा का काम ए छोड़कर भाग गया, तो भागने नहीं देना है, ए को बुलाइए। ए 1 घंटा में 3 काम करता है, 1 घंटा में 3 काम, तो 3 घंटा में कितना काम 9 काम। 66 काम करना था, 9 काम एक्स्ट्रा कराइए तो हो गया कितना 75 काम। अब ए भी आ गया, बी तो भागा था नहीं, यानी बी तो लास्ट तक था, तो अब ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करेगा तो कितने दिन में कर देगा। ए एक दिन में 2 काम, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 75 काम कितने दिन में 5 से डिवाइड करिएगा, 15 × 5 = 75, यानी कि 15 दिन में। अगर ऐसे कुछ लोगों को ना समझ में आया तो आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं पूरा काम जो है या पूरा टैंक T घंटे में भरा है, पूरा टैंक T घंटे में भरा है। का एक काम समाप्त होने से 3 घंटा पहले चला गया तो एक काम किया होगा कितना T-3। ओके ना। कहा बी के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी बी शुरू से लेकर अंत तक यानी T घंटे तक रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखें यार ए 1 घंटा में 3 काम करेगा तो T-3 घंटा में कितना T × T 3 × T-3, और बी 1 घंटा में 2 काम तो T घंटा में कितना 2T काम, और दोनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया, टोटल कितना 66। बस कैलकुलेशन है 3T - 3 × 9 + 2T बराबर 66। 3T 2T कितना हो जाएगा 5T, 9 उधर जाके जुड़ जाएगा 75, 5 से काटिएगा 15 × 5 = 75, यानी T बराबर 15 घंटे में टैंक पूरा भर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का अच्युत 25,000 का निवेश करके एक चाय की दुकान खोलता है, यानी टोटल 25,000 रुपए इन्वेस्ट करके उसने एक चाय का दुकान खोलना चाहा है। का वह इस राशि का 30% दुकान का फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च कर देता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। देखें यार टोटल 25,000 रुपए थे उसके पास, 30% जो है उसने फर्निशिंग पे खर्च किया है और 20% दुकान के लिए अन्य सामान खरीदने पे, तो इन दोनों मदों को मिलाकर उसने टोटल 30 और 20 50% खर्च कर दिया। 50% कहने का मतलब आधा खर्च कर दिया, 25,000 में से आधा खर्च कर दिया तो रिमेनिंग आधा बचा हुआ है, तो 25,000 का आधा कितना बचा हुआ है 12,500 रुपए बचे हैं, जिसका बाकी का सामान वो खरीद कर लाएगा। काफी आसान सा सवाल था, मेंटली कर लिए कि हाँ उसके पास टोटल 25,000 रुपए बजट है, 30% फर्निशिंग पर खर्च करने का प्लान किया है, 20% अन्य सामग्री खरीदने पे खर्च करना चाहा है, तो 30 और 20 दोनों को मिलाकर टोटल हो गए कितने परसेंट 50%। और आप सबको पता है सर 50% कहने का मतलब होता है आधा, यानी 25,000 में से आधा यानी 12,500 खर्च कर दिया तो शेष 12,500 रुपए बचे होंगे जो कि अन्य सामग्री के लिए वो रखा हुआ है। ओके ना, तो काफी आसान सा सवाल था ये। देखिए
का एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को 1/7 की हानि होती है। यदि 189 में वह पेन बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। देखें यार, 144 रुपए में बेचा है तो ये विक्रय मूल्य दिया, का 1/7 का हानि हुआ, यानी 7 पर 1 का हानि हुआ, 7 पर 1 का हानि हुआ, 7 पर 1 का हानि हुआ। तो आपको पता है विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना चाहते तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना, 7 पर 1 का हानि यानी बेचा कितना में, 6/7 में। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में उल्टा गुना यानी 7/6। 6 से काटिएगा 6 चौक 6 दूना 12, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16। अब आगे कहा यदि पेन 189 में बेचा जाता है, पेन का सेलिंग प्राइस इसने दे रखा है 189 रुपया का, उसे कितने का लाभ होगा। देखें यार, 168 में खरीदा, 189 में अब बेच रहा है तो उसको अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपए का। 21 का प्रॉफिट कितना पे, कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस बट्टा में, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना। 21 से काटिए 8 बार, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, तो 25/2 यानी 12.5%। ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था ये। देखिए का निम्न में से कौन सा सही है। देखें यार, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। 9/16 और 13/24 तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ये 9/16 13/24 तो यहाँ ये बराबर है। कहा कि ये बराबर या बराबर हो सकता है बड़ा होगा, पर बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाए ए और सी में, आपको चेक करना है। तो जब भी सुने यार, जब भी दो भिन्नों के बीच में बड़ा या छोटा का पहचान करना हो ना, जब भी कंपैरिजन करना हो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। जैसे 7 तिरी 21, 5 6 30, तो आप देख पा रहे हैं 30 बड़ा है, यानी कि ये वाला भिन्न बड़ा होगा। तो जब भी इस तरह से भिन्नों के बीच में कंपैरिजन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे यहाँ देखें, यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, 9 दूना 18, 3 21, अब 16 तिया 48, हाथ मेरा 4, 16 4 20, 208 छोटा है, 208 छोटा है। सच में यहाँ बता रखा है कि 13/24 छोटा है, तो ऑप्शन ए सही है। देखिए कहा रोहन और रोहित एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में करेगा। रोहन और रोहित ये दोनों मिलकर काम को 10 दिन में कर देंगे। कहा रोहन जी अकेले काम को 15 दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना हो गया, 10 15 का एलसीएम 30, 10 तिया 15 दूना 30। अब यार रोहन का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, दोनों को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी 3 है, यानी रोहित का एफिशिएंसी क्या रहा होगा, 1 यूनिट। आगे कहा रोहित अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा। रोहित एक दिन में एक काम, तो 30 काम कितने दिन में, रोहित के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का एक त्रिभुज के शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया है, ये तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखें आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ट्रायंगल का एरिया होता है ½ इंटू x1। देखें यार, याद अगर रटिएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आप जैसे रीजनिंग में चीजों को अरेंज करते हैं ना, उस तरह से जैसे 1 2 3 है, आपको अरेंज करना तो 1 2 3, अगेन फिर क्या करिएगा 2 3 1, अगेन 3 1 2, ऐसे अरेंज करते हैं ना। तो इसी ऑर्डर में चीजों को यहाँ पे अरेंज कर लेना, फिर भूलने का कोई झमेला ही नहीं रहेगा। आप आराम से चीजों को माइंड में रख सकते हैं। x1 है तो अंदर हो जाएगा 1 के बाद 2, तो by2 माइनस by3 प्लस x2, तो अंदर हो जाएगा by3 माइनस by1। अगर x3 लेंगे तो अंदर हो जाएगा by1 माइनस by2। ओके ना। अब बस कुछ करना नहीं है, आपको तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है। यहाँ पर x1 by1 पता है, ये है x2 by2 और ये है x3 by3, तो आप वैल्यू रख देना, हो जाएगा कम, जैसे 1/2। देखें x1 है कितना 1, by2 माइनस by3, by2 माइनस by3, तो -3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -4। यहीं पे लिख लेते हैं, ये है 1 और ये है -4। x2 है कितना -4, by3 माइनस by1, 1 में से 2 जाएगा -1, x3 है कितना 4,
बाई 1 है कितना 2 और बाई 2 है -4, तो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, 2 और 4 कितना 6। अब देखें सिंपल, -4 गुना 1 हो जाएगा -4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4, अब प्लस 6 चौक 24, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, 2 से काटिएगा तो 12 दूना 24। ये 5 होगा ना यार, ये 5 है तो 5 चौक 20, ये 20 होगा। कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, 20 है, 2 से काटिएगा तो 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का इन भिन्नों का HCF निकालना है, आप सबको पता है। अगर फ्रैक्शन का HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM ले लेना है। तो 2 8 10 32 का HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके ना। 3 9 27 81 का LCM तो 81। ऑप्शन नंबर बी। ज्यादा टाइम भी खराब नहीं करना है। का यदि संख्या, ये संख्या दिया है कितना x 4461 का ये 11 से विभाज्य है तो x का मान निकालना। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या होना चाहिए। तो यहाँ अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर आप देखेंगे, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर तो x + 4 + 1 कितना हो जाएगा x + 5। ओके। और माइनस 4 + 6, 4 + 6 कितना 10। तो यार इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आना चाहिए। तो x के जगह क्या लें कि इस ब्रैकेट वाला में से 10 को घटाने पर 0 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर अगर ऑप्शन डी में 5 है, ऐसे तो ऑप्शन से ही चेक कर लेना। 3 लेंगे तो 3 और 5 8 पॉसिबल नहीं है। 2 लेंगे 2 5 7 -3 आ जाएगा। 4 लेंगे 4 5 9 -1 आ जाएगा। 5 लेंगे ना अगर x का वैल्यू, x अगर 5 लेंगे तो 5 + 5 10 - 10 क्या हो जाएगा 0। और ये 11 से डिविजिबल है, यानी x का वैल्यू 5 लेंगे तो ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कहा दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्मित मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। तो LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए, ये सवाल पूछा है। तो देखें यार टोटल LMN ने कितना मोबाइल फोन निर्मित किया है 30%। तो आप निकाल लेंगे सर 12,40,000 रुपया का 30% जो है, ये 12,40,000 का जो 30% है LMN कंपनी फोन निर्मित कर रहा है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ओके ना। अब 0 0 3 चौक 12, 1 0 और चिपक जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7 3, यानी 3,72,000, 3,72,000 ऑप्शन डी। देखिए कहा 1,60,000 की एक धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पे होती है। देखिए टाइम दिया है 2 वर्ष और रेट दिया है 10%। अर्धवार्षिक को अगर आप एनुअल में चेंज करेंगे ना तो टाइम में 2 से गुना और रेट में 2 से भाग हो जाएगा। तो टाइम हो गया 4 साल और रेट हो गया 5%। आपको CI निकालना है। तो देखें आप लोगों को पहले के क्लासों में भी हमने याद कराया, ये चीज़ तो आपको याद ही होना चाहिए। आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे 4 साल के केस में अगर आपसे 5% के दर से CI बोले तो ये होगा 21,55,0625%। ओके ना, 21,55,0625%। और अगर 10% के दर से CI बोले तो ये 46,41%। तो देखें यार 5% के दर से 4 वर्षों का CI, 5% के दर से 4 वर्षों का CI कितना हो जाएगा तो 21,55,0625%। ओके ना। अब आपको दिया है कि प्रिंसिपल है 1,60,000 रुपया और इसका 21,55,0625% निकालना। तो परसेंट से तो सबसे पहले 2 0 कैंसिल,
आखिरी में 2 जीरो। अब 16 पचे 80, हाथ में रहा 8, 16 दूना 32 और 8 40, 40 हाथ में रहा 4, 16 छक 96 और 4 100, हाथ में रहा 16 पचे 80 और 1 81, हाथ में रहा 8, 16 पचे 80 और 8 88, हाथ में रहा 8, 16 और 8 24, हाथ में रहा 2, 16 दूना 32, 32 और 2 34। डेसिमल है कितने अंकों से पहले? 3 3 6, तो यार 6 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना? 34,481 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, ऑप्शन नंबर सी। और एक तो तरीका बेसिक वाला जो अपना अप्रोच है, आप वैसे भी लगा के इस सवाल को कर सकते हैं। आपको प्रिंसिपल पता ही है कितना है? 1,60,000 रुपया, 5% यानी कि 1/20, यानी 20 पर 1 का ब्याज मिलेगा तो धनराशि हो जाएगा कितना? 21/20। 4 साल का केस है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिए देखिए, कहा ए, बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व हैं। ए और बी मिलकर 6 घंटे में भरेगा। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भरेगा। बी और सी मिलकर 10 घंटे में। ए और सी 7.5 यानी 7 दूना 14, 15/2 घंटा। इन सबों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 30। 6 पचे 30, 10 तिया 30। 1 मिनट यार, देखें 10 तिया 30, 15 दूना 2 दूना 4। अब यार कहा ए अकेले उस टैंक को भरने में कितना समय लेगा? अगर इन तीनों को आप जोड़ेंगे ना तो ए 2 ठो आएगा, बी 2 ठो, सी 2 ठो, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 4 9 और 3 12। अगर 2 से कैंसिल कीजिएगा, 2 छक 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 6। अब यार ए का एफिशिएंसी निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के कंबाइंड एफिशिएंसी में से ए का निकालना है तो बी प्लस सी का घटा दीजिए, तो 6 में से 3 गया, ए का एफिशिएंसी आ गया 3 यूनिट। अब कहा ए अकेले पूरा टैंक को कितने समय में? तो ए 1 घंटा में 3 यूनिट भरेगा, तो 30 यूनिट भरने में कितना समय लेगा? 30/3 यानी 10 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहा अ टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर एक्स इन दिल्ली। यार सिंपल है, इंग्लिश में सवाल है पर लैंग्वेज आसान सा है, आप समझ ही जाएंगे। कहा दिल्ली में एक टीवी सेट का विक्रय मूल्य जो है ₹X निर्धारित किया गया है। कहा एक डीलर वेंट टू चंडीगढ़ एंड बाउट द टीवी एट 20% डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली। कहा एक डीलर जो है वह टीवी चंडीगढ़ में दिल्ली के विक्रय मूल्य से या फिर दिल्ली में जो उस टीवी का प्राइस है उससे 20% डिस्काउंट में परचेज कर लिया है। तो यार देखें, उसने कहा टीवी का तो दिल्ली में विक्रय मूल्य ₹X है, पर उसने कहा 20% डिस्काउंट पे परचेज किया है तो ₹X कीमत है, और 20% डिस्काउंट में परचेज किया, 20% 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट मिला, यानी खरीदा कितना? 4/5 में। इतना में परचेज किया और कहा ही स्पेंट 600 ऑन ट्रांसपोर्ट, का 600 रुपया ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया। तो आप लोगों को तो पता ही है, खरीदने के अलावे किसी वस्तु को लाने, ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य होता है। तो इन सबों को अगर ऐड करेंगे तो ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उस टीवी का इतना। ओके ना। अब आगे का Dues he sold the cent in Delhi for X, making 100/7% profit. What is the value of X? कहा कि इस टीवी को वो दिल्ली में चंडीगढ़ में खरीदा और दिल्ली में ले जाके ₹X में ही बेच दिया है, तो उसको 100/7% का प्रॉफिट हुआ। तो 100/7% का फ्रैक्शन परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100, 100 से 100 1/7। अब यार देखें, इतना में परचेज किया, 1/7 का लाभ हुआ, यानी कि बेचा होगा कितना में? 8/7 में बेचा, पर एक्चुअल में विक्रय मूल्य है कितना? ₹X। काम खत्म हो गया और कुछ करना ही नहीं था सवाल में, काफी आसान सा सवाल है। तो ये 4x/5 प्लस 600 क्रॉस करिएगा तो 7x/8। अब 4x इधर से उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा ना यार, इधर जाके 4x/5। अब देखें 8 पचे 40, एलसीएम हो जाएगा कितना? 40। 8 पचे 7 पचे 35, 5 8 8 चौक 32, 35 में से 32 गया कितना? 3x।
बराबर है 600, 3 से काटिएगा 200, x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूना 8000, ऑप्शन नंबर बी। ओके ना। तो सवाल का एक बार फिर से अर्थ समझ लीजिए थोड़ा इंग्लिश में, इसलिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कहा क्या कि एक टीवी सेट का जो विक्रय मूल्य है वो दिल्ली में X रुपया निर्धारित किया गया है। ओके का एक डीलर वही टीवी जो है चंडीगढ़ में 20% डिस्काउंट पे खरीदा फ्रॉम द प्राइस ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली वाले प्राइस पे ही, यानी कि चंडीगढ़ में भी उस टीवी का विक्रय मूल्य X रुपया ही था पर वहां उसने 20% डिस्काउंट में खरीद लिया। का ही स्पेंड 600 ऑन ट्रांसपोर्ट, का चंडीगढ़ में खरीदा है 20% डिस्काउंट पर और 600 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो परचेज करने के अलावा उसको लाने ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य होता है। अब का टोटल उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया इतना, अब का उसको दिल्ली लेकर गया टीवी को और X रुपए में ही बेचा, जिसके कारण उसको 100/7% का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे भाई क्रय मूल्य में सीधा गुना करिएगा, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, पर एक्चुअल में विक्रय मूल्य है कितना X, बस कैलकुलेशन कर लेना है आगे। देखिए का नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्नों को कर दीजिए। का AB पैरेलल EC है, AB और EC पैरेलल है। ओके का एंगल BCD 72 है, BCD ये वाला एंगल दिया है अपने को 72 डिग्री। आगे का एंगल BAC ये वाला एंगल बताना है। काफी आसान सा सवाल है। देखें एक प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जैसे ये जीवा है, ओके ना, तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये कोण इसी जीवा द्वारा विपरीत दिशा में परिधि पर बनने वाला कोण के बराबर होता है। ओके ना, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला ये कोण इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण के बराबर। तो ये अगर 72 है, इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनने वाला कोण 72, तो इसी जीवा द्वारा परिधि पर बनने वाला ये कोण भी कितना हो जाएगा 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 720 was divided among A, B, C, D and E. The sum received by them was in ascending order, यानी घटते क्रम, and in arithmetic progression. ओ का E received 40 रुपए मोर देन A, का E जो है 14 रुपए A से ज्यादा प्राप्त करता है। हाउ मच डिड B रिसीव्ड, यानी B का हिस्सा ज्ञात करना। देखें यार सिंपल है, घटते क्रम बढ़ते क्रम उस पे नहीं जाना। का ये पांचों का जो हिस्सा है ना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर माध्य के रूप में, समानांतर श्रेणी में है। जैसे देखें A B C D और ये है E। आप लोगों को पता ही है जब दो नंबर के बीच का डिफरेंस यदि हर जगह इक्वल है तो वो कहलाता है समानांतर श्रेणी। ओके ना, समझ पा रहे हैं बात को। तो जैसे यार A का हिस्सा X रुपया है, B का हिस्सा हमने मान लिया X प्लस D होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस D है तो हर जगह डिफरेंस D का होगा। तो C का हिस्सा X प्लस D यानी 2D हो जाएगा, X प्लस D यानी 3D और X प्लस D यानी कितना 4D हो जाएगा। कहा E को A से 40 रुपया ज्यादा मिला, तो देखें यार A और E के हिस्से का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो X X तो कैंसिल हो जाएगा, X X कैंसिल, बच जाएगा कितना 4D और 4D बराबर है 40, तो D बराबर कितना 10, यानी डिफरेंस है 10-10 का। अब आगे का इन सबको मिलाकर टोटल 720 रुपया मिला है। तो आप एक चीज बताएं, अगर इन पांचों के हिस्सा को जोड़िएगा तो x प्लस x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 5x प्लस D 2D 3D 3D 6D और 4D 10D बराबर है कितना 720। तो ये 5x प्लस D का वैल्यू 10 दहा 100 बराबर 720। तो 5x बराबर 620, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 1 कम 5 5 दूना 10 5 चौक 20, यानी x का वैल्यू है 124। b का हिस्सा पूछा तो ये d 10 है ना, तो 124 प्लस 10 कितना हो जाएगा 134 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। ओके तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक मेरे भाई, थैंक यू, धन्यवाद यार, थैंक यू।